कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास एक बहुत ही महंगी, बहुत पावरफुल मशीन है, हाँ लेकिन उसके साथ कोई यूजर मैनुअल ही नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। हम घंटों उसे इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए, और फिर शिकायत करते हैं कि भाई ये ठीक से चल नहीं रही। पढ़ते बहुत हैं पर याद कुछ नहीं रहता। ये एहसास कितना आम है और कितना कितना निराशाजनक है ना। बिल्कुल। और तब हम सोचने लगते हैं कि शायद मशीन में ही कोई खराबी है, मतलब हमारी याददाश्त कमजोर है या शायद हम उतने तेज नहीं हैं। सही बात है। लेकिन असल में ज्यादातर मौकों पर हम उस मशीन को उसे गलत तरीके से चला रहे होते हैं। हम उसे उन तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिनके लिए वो बनी ही नहीं है। और शायद इसीलिए मस्तिष्क वैज्ञानिक जॉन मदीना की किताब ब्रेन रूल्स इतनी इतनी जरूरी हो जाती है। हाँ। आज हम इसी किताब के सारांश को आधार बनाकर अपने दिमाग के उस खोए हुए यूजर मैनुअल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मकसद कोई जादू की छड़ी घुमाकर रातों रात जीनियस बनना नहीं है, नहीं, बल्कि दिमाग के उन बुनियादी नियमों को जानना है जिनके हिसाब से वो काम करता है, ताकि हम उसके खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ मिलकर काम कर सकें। और ये बात बहुत अहम है कि जॉन मदीना जो नियम बताते हैं वो सिर्फ कोई अच्छे विचार या टिप्स नहीं है। अच्छा। ये न्यूरोसाइंस के ठोस सिद्धांतों पर आधारित हैं। मतलब इस बात पर कि हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास के बाद कैसा बना है। असली समझ सिर्फ इन नियमों को जानने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि ये काम क्यों करते हैं। जब हम उस क्यों को पकड़ लेते हैं ना, तो अपनी आदतों को बदलना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इस यूजर मैनुअल का पहला पन्ना खोलते हैं। हाँ। और पहला ही नियम थोड़ा अजीब लगता है। किताब कहती है एक्सरसाइज यानी तेज दिमाग। अब ये तो हम सबने सुना है कि कसरत शरीर के लिए अच्छी है, लेकिन दिमाग से इसका सीधा क्या लेना देना? सीधा और बहुत गहरा लेना देना है। क्या रोज थोड़ा चलने से सच में याददाश्त बेहतर हो सकती है? देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि हमारा दिमाग एक ऐसे शरीर में विकसित हुआ है जो हजारों सालों तक रोज, आप मानिए, 15-20 किलोमीटर चलता था। अच्छा। हमारे पूर्वज भोजन और सुरक्षा की तलाश में लगातार चलते फिरते थे। उनका दिमाग और शरीर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए बने हैं। जब हम आज की दुनिया में घंटों एक जगह बैठे रहते हैं, तो हम अपने दिमाग की सबसे बुनियादी जरूरत के खिलाफ जा रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है शरीर के हिलने से दिमाग के अंदर, मतलब वो कनेक्शन क्या है? दो मुख्य चीजें होती हैं। पहली, जब हम कसरत करते हैं ना, तो दिल तेजी से धड़कता है और दिमाग में खून का बहाव बढ़ जाता है। ओके। इससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, जो उसके लिए एक तरह से पेट्रोल की तरह है। अच्छा, जैसे गाड़ी को बेहतर चलाने के लिए साफ पेट्रोल चाहिए? बिल्कुल। वैसे ही दिमाग को बेहतर सोचने के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। और दूसरी चीज और भी दिलचस्प है। एक्सरसाइज से खास प्रोटीन रिलीज होता है जिसे BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये तो काफी टेक्निकल नाम है। आसान भाषा में ये क्या चीज है? आप इसे दिमाग के लिए एक तरह का सुपर फर्टिलाइजर समझ सकती हैं। सुपर फर्टिलाइजर मतलब खाद? हाँ, खाद। ये नए न्यूरॉन्स यानी दिमागी कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और पुराने को स्वस्थ रखता है। ये सचमुच आपके दिमाग को जवान और लचीला बनाए रखता है। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट के पास परीक्षा से पहले सिर्फ 1 घंटा है, तो शायद 55 मिनट पढ़कर आखिरी 5 मिनट में घबराने से बेहतर है कि वो 40 मिनट पढ़े और फिर 15 मिनट की तेज वॉक कर ले। बिल्कुल, विज्ञान के हिसाब से तो यही स्मार्ट रणनीति है। ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, पर उस 15 मिनट की वॉक से दिमाग में जो BDNF और ऑक्सीजन का बूस्ट मिलेगा ना, वो उन 40 मिनट की पढ़ाई को दिमाग में बेहतर तरीके से सेव करने में मदद करेगा। हम अक्सर शरीर को एक टैक्सी की तरह समझते हैं, जो बस हमारे दिमाग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सही बात है। जबकि सच ये है कि शरीर और दिमाग एक ही सिस्टम का हिस्सा है। तो पहला नियम साफ है, शरीर को हिलाओ ताकि दिमाग अपनी पूरी रफ्तार से चल सके। अब यहीं से एक और सवाल उठता है। मान लीजिए हमने एक्सरसाइज कर ली और अब हम पूरे जोश के साथ पढ़ने बैठे, लेकिन 15-20 मिनट बाद ही ध्यान भटकने लगता है। हाँ, ये होता है। यहीं पर किताब का दूसरा नियम आता है, जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल खड़ा करता है। दिमाग सिर्फ 10 मिनट तक ही ठीक से फोकस कर सकता है। क्या ये सच है? ये काफी हद तक सच है और इसके पीछे भी हमारे विकास का इतिहास ही है। अच्छा। जंगल में हमारे पूर्वजों के लिए हर आहट, हर बदलाव पर ध्यान देना जरूरी था। कहीं कोई खतरा तो नहीं। उनका दिमाग लगातार आसपास के माहौल को स्कैन करने के लिए बना था, किसी एक चीज पर घंटों तक ध्यान लगाने के लिए नहीं। तो इसीलिए जब हम किसी एक ही चीज पर, जैसे किसी किताब के पन्ने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो 10 मिनट के बाद
दिमाग बोर होने लगता है। हाँ, वो बेचैन हो जाता है और कुछ नया, कुछ दिलचस्प ढूंढने लगता है। लेकिन ये बात असल जिंदगी में कितनी प्रैक्टिकल है? एक स्टूडेंट अपने 45 मिनट के क्लासरूम लेक्चर को कैसे बदल सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। या कोई कर्मचारी जो अपने बॉस की बुलाई 2 घंटे की मीटिंग में बैठा है, वो इस नियम का इस्तेमाल कैसे करे? हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते ना? नहीं, आप शायद पूरे सिस्टम को ना बदल पाएं, लेकिन आप अपने तरीके को बदल सकते हैं। कैसे? किताब का सुझाव ये नहीं है कि आप 10 मिनट बाद उठकर चले जाएं। सुझाव ये है कि हर 10 मिनट में कुछ ऐसा करें जो दिमाग को रीसेट कर दे। रीसेट? हाँ, एक अच्छा टीचर यही करता है। वो हर 10-12 मिनट में अपनी बात कहने का तरीका बदलता है। कभी कहानी सुनाता है, कभी सवाल पूछता है, कभी कोई वीडियो दिखाता है। अच्छा। ये सब दिमाग के लिए एक हुक का काम करते हैं, जो उसके भटकते हुए ध्यान को वापस खींच लाते हैं। तो अगर हम खुद पढ़ रहे हैं, तो हम 15 मिनट पढ़ने के बाद 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। शायद उस दौरान जो पढ़ा उसके बारे में सोचें। या बिल्कुल। थोड़ा पानी पी लें, या फिर जो पढ़ा है उसे किसी तस्वीर या डायग्राम से जोड़ने की कोशिश करें। ये भी एक तरह का पैटर्न ब्रेक है। 2 घंटे की मीटिंग में आप हर 10-15 मिनट में अपनी शारीरिक मुद्रा बदल सकते हैं, या जो कहा जा रहा है उसका एक छोटा सा विजुअल नोट बना सकते हैं। मुद्दा ये है कि दिमाग को एक रास्ता यानी मोनोटनी से बचाना है। तो दिमाग एक बार में एक चीज पर 10 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन हम तो अक्सर इससे भी बुरा करते हैं। हम एक ही वक्त में 3-4 चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। हाँ। यहीं पर किताब का अगला नियम आता है, जो मल्टीटास्किंग के मिथक को पूरी तरह तोड़ देता है। मल्टीटास्किंग मतलब असफलता। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। विज्ञान बहुत साफ है, इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता? नहीं, जो हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, वो असल में टास्क स्विचिंग होता है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आज की दुनिया में क्या ये मुमकिन है? हमें हर तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बॉस का ईमेल आ जाता है, फोन बजने लगता है। ऐसा लगता है कि आज का माहौल ही हमें मल्टीटास्क करने पर मजबूर करता है। ये सच है कि माहौल मुश्किल है, लेकिन हमें इसकी कीमत समझनी होगी। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बावर्ची हैं जो एक ही समय में 3 अलग-अलग व्यंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आप सब्जी काटने से हटकर सॉस चलाने जाते हैं, फिर वापस आकर देखते हैं तो सब्जी थोड़ी जल गई है। फिर आप सॉस पर वापस जाते हैं तो वो ज्यादा गाढ़ा हो गया। हाँ, ऐसा होता है। हर बार जब आप काम बदलते हैं तो आपको पिछली चीज को दोबारा समझना पड़ता है, अपनी लय वापस पानी पड़ती है। इसे कॉग्निटिव कॉस्ट यानी मानसिक कीमत कहते हैं। और इस कीमत का नतीजा क्या होता है? रिसर्च बताती है कि टास्क स्विचिंग करने से किसी भी काम को करने में 50% तक ज्यादा समय लग सकता है। 50%? हाँ, और गलतियां होने की संभावना भी डबल हो जाती है। बाप रे। तो जो हमें लगता है कि हम समय बचा रहे हैं, असल में हम समय और क्वालिटी दोनों गंवा रहे होते हैं। इस मल्टीटास्किंग वाले नियम ने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे लगता था कि मैं गाने सुनते हुए और ईमेल चेक करते हुए रिपोर्ट लिखने में माहिर हूँ। अब लग रहा है कि मैं तीनों काम बस खराब तरीके से कर रही थी। तो एक समय पर एक काम करना ज्यादा तेज और बेहतर है। बिल्कुल। अब मान लीजिए हमने फोकस के साथ 10-15 मिनट पढ़ाई की और फिर ब्रेक लिया, लेकिन अगले दिन वो सब भूल गए। ये भी एक आम समस्या है। यहाँ चौथा नियम काम आता है, दोहराना यानी मजबूत याददाश्त। इसे समझने के लिए दिमाग में न्यूरॉन्स के कनेक्शन की कल्पना कीजिए। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक नया, बहुत ही कमजोर सा कनेक्शन बनता है। ये जंगल में पहली बार बनाए गए एक कच्चे घास वाले रास्ते जैसा होता है। अच्छा। अगर आप उस रास्ते पर दोबारा नहीं चलेंगे तो कुछ ही दिनों में वो रास्ता गायब हो जाएगा, घास फूस उगाएगी। और अगर हम उस रास्ते पर बार बार चलें तो वो पक्का और साफ होता जाता है, एक हाईवे की तरह। बिल्कुल, यही दोहराव का काम है। जब हम किसी जानकारी को दोहराते हैं तो हम उसी न्यूरल पाथवे को बार बार इस्तेमाल करके उसे मजबूत बनाते हैं। लेकिन किताब में एक और जरूरी बात बताई गई है। इसे और प्रभावी बनाने का तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब? यानी अंतराल देकर दोहराना। एक ही दिन में 10 बार पढ़ने से बेहतर है कि आज पढ़ें, फिर कल दोहराएं, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद। ऐसा क्यों? अंतराल देने से क्या फर्क पड़ता है? अंतराल देने से आप अपने दिमाग को ये संकेत देते हैं कि ये जानकारी जरूरी है, इसे लंबे समय तक याद रखना है। अच्छा। जब आप कोई चीज पढ़ने की ठीक बाद उसे भूलने लगते हैं और फिर उसे दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उस याद को वापस लाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। और ये मेहनत उस न्यूरल कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है।
ये जिम में वजन उठाने जैसा है, थोड़ी मुश्किल से ही मांसपेशियां बनती हैं। और ये नींद वाली बात, ये तो सीधे सीधे हमारे दोहराने वाले नियम से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल। आप दिन में कितनी भी बार दोहरा लें, अगर रात को वो सेव बटन ही नहीं दबा तो सब बेकार। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर हमारा 5वां नियम आता है, नींद यानी मेमोरी चार्जर। मेमोरी चार्जर। हम अक्सर नींद को समय की बर्बादी मानते हैं, लेकिन सीखने और याद रखने के लिए ये सबसे जरूरी गतिविधि है। दिन भर हम जो कुछ भी सीखते हैं वो जानकारी अस्थायी रूप से दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। आप इसे दिमाग की रैम या एक छोटी यूएसबी ड्राइव समझ सकती हैं, जिसकी स्टोरेज क्षमता सीमित है। और रात में जब हम सोते हैं तो डेटा उस यूएसबी ड्राइव से मेन हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर होता है। एकदम सही। गहरी नींद के दौरान दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। वो दिन भर की जरूरी यादों को हिप्पोकैम्पस से निकालकर दिमाग के दूसरे हिस्सों यानी कॉर्टेक्स में स्थायी रूप से सही जगह पर फाइल करता है। अच्छा। इस प्रक्रिया को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं, और इसी दौरान वो गैर जरूरी जानकारी को हटाकर जगह भी बनाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने कॉलेज में परीक्षा से पहले जो रात भर जागकर पढ़ाई की थी, उसका ज्यादातर हिस्सा मेरे दिमाग ने सुबह तक डिलीट कर दिया? ये सोचकर ही अफसोस हो रहा है। अफसोस की बात तो है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यही सच है। परीक्षा से ठीक पहले रात भर जागकर पढ़ना सबसे खराब रणनीतियों में से एक है। ओह, आप न सिर्फ उस रात पढ़ी हुई चीजों को अस्थायी रूप से स्टोर करने का मौका गंवाते हैं, बल्कि नींद की कमी के कारण अगले दिन आपका दिमाग थका हुआ और धीमा होता है। सही बात है। जिससे आप पहले से सीखी हुई चीजों को भी ठीक से याद नहीं कर पाते। तो अच्छी नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना। लेकिन कई बार हम सोना तो चाहते हैं पर सो नहीं पाते, क्योंकि दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तनाव। हाँ, ये हमें छठे नियम पर लाता है। तनाव दिमाग को धीमा कर देता है। तनाव दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसके लिए एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं। थोड़े समय के लिए ये हार्मोन हमें किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है, जैसे काम का दबाव, परीक्षा की चिंता, हाँ, तो शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है और ये दिमाग के लिए एक तरह से जहर की तरह काम करता है। और इसका हमारे पहले नियम यानी एक्सरसाइज से भी कोई कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्सरसाइज कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने और तनाव को घटाने का सबसे प्राकृतिक और असरदार तरीका है। अच्छा। जब आप शारीरिक रूप से थकते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है। तो कसरत न सिर्फ BDNF बनाकर आपको स्मार्ट बनाती है, बल्कि कॉर्टिसोल को कम करके आपको सीखने की बेहतर स्थिति में भी लाती है। तनाव की हालत में हमारा दिमाग सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान देता है, नई चीजें सीखने पर नहीं। ये सारे नियम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। आखिरी नियम जो 7वां नियम है वो भी पिछले नियमों से जुड़ता है, खासकर 10 मिनट वाले नियम से। बिल्कुल। नियम है विजुअल लर्निंग सबसे अच्छी होती है, यानी दिमाग शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को बेहतर समझता और याद रखता है। इसके पीछे भी विकास का ही तर्क है। इंसानों ने लाखों साल बिना लिखी हुई भाषा के गुजारे हैं। हमारे जिंदा रहने के लिए हमारी नजर सबसे जरूरी थी। कौन सा फल जहरीला है, कहाँ पानी मिलेगा, दूर से कोई शिकारी जानवर तो नहीं आ रहा। सही बात है। हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ विजुअल जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ही बना है। शब्द और अक्षर तो मानव इतिहास में बहुत नई चीजें हैं। तो हमारा दिमाग तस्वीरों की भाषा में सोचने के लिए वायर्ड है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो दिमाग को काफी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। उसे अक्षरों को पहचानना होता है, उन्हें शब्दों में बदलना होता है और फिर उन शब्दों का मतलब निकालना होता है। लेकिन जब हम एक तस्वीर देखते हैं तो दिमाग उसका मतलब लगभग तुरंत समझ लेता है। इसे पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहते हैं। अगर आपको कोई जानकारी शब्दों और तस्वीरों दोनों के साथ दी जाए तो आपको वो जानकारी सिर्फ शब्दों में दी गई जानकारी के मुकाबले 65% तक ज्यादा याद रहने की संभावना है। 65%। शायद इसीलिए अच्छे टीचर्स हर 10 मिनट में कोई डायग्राम या चार्ट दिखाते हैं। हाँ। इससे न सिर्फ 10 मिनट के नियम के हिसाब से ध्यान वापस आता है, बल्कि बात भी बेहतर तरीके से याद हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक्स और डायग्राम सीखने के इतने शक्तिशाली टूल हैं। जब आप किसी जटिल विषय को शब्दों के बजाय तस्वीरों के जरिए समझते हैं तो आप अपने दिमाग की प्राकृतिक भाषा में बात कर रहे होते हैं। तो आज हमने अपने दिमाग के इस यूजर मैनुअल के 7 जरूरी नियमों को समझा। अगर इन सबको एक साथ देखें तो जॉन मदीना की किताब का मुख्य संदेश यही है। आपका दिमाग कमजोर नहीं है, बस आप उसके नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं।
और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी कसरत करना, छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना, एक बार में एक काम पे ध्यान देना, नींद पूरी करना, तनाव को मैनेज करना और सीखने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करना। ये हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव हैं जो बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। इन नियमों को अपनाकर सीखना आसान, याददाश्त मजबूत और सफलता निश्चित हो सकती है। और जानते हैं, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये किताब हमें बताती है कि एक व्यक्ति के तौर पर हम बेहतर तरीके से कैसे सीखें, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या होगा अगर हमारी शिक्षा और काम करने की पूरी प्रणालियां ही इन मस्तिष्क के नियमों के विरुद्ध डिजाइन की गई हों? जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल या ऑफिस कैसा दिखेगा जो वास्तव में इन सिद्धांतों के आसपास बनाया गया हो। मतलब एक ऐसी जगह जहां शायद हर घंटे 10 मिनट का एक्टिविटी ब्रेक अनिवार्य हो। हाँ, और जहां 45 मिनट के लेक्चर के बजाय 10-10 मिनट के केंद्रित लर्निंग ब्लॉक्स हों, जिनके बीच में कोई कहानी या विजुअल हुक हो। जहां मल्टीटास्किंग को एक स्किल मानने के बजाय एक बुरी आदत की तरह देखा जाए और उस पर रोक हो। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम सिर्फ अपनी आदतें ही नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल को कैसे फिर से डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो हमारे दिमाग के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। शायद असली बदलाव वहीं से शुरू होगा।